This call is now being recorded. Recording started without any issues. Nice. And strange. Okay, ठीक है तो network. All right. बढ़िया. Okay, so I'll start the screen share. You should be able to see the screen in next 30 seconds. Yes, sir. Yes, sir. All right. So क्या सबको मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. Then let's start with the Yes, sir. All right, ठीक है. So ये सब हमने देखा था. We have seen the life cycle of the graphite. ये हम देख चुके थे पिछले क्लास के अंदर. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा to understand the economical importance of graphite. उनका economical importance क्या होता है और बाकी जो हमारे दो ग्रुप्स हैं liverwoods and your mosses, इनको समझना, उनके अंदर क्या like traits मिलते हैं. That is something we'll try to see and we'll try to complete that. तो ये सारे हम ऑलरेडी कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, तो ये मैं रिपीट नहीं करूंगा. यू कैन ऑलवेज रीड बाय योरसेल्फ घर जाके. तो ये सारे हम ट्रेड्स ऑलरेडी देख चुके हैं, कहाँ मिलते हैं हमें देखने के लिए. दैट इज समथिंग वी हैव सीन. कैलस लाइक बॉडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. दे आर अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेट. आपके राइजोइड्स या फिर यूनिसेल्युलर होंगे या फिर आपके होंगे वो मल्टीसेल्युलर. वो किसमें कैसे होते हैं वो हम बाद में देखेंगे. राइट. दे लैक द रूट, स्टेम एंड लीव्स आपको नहीं मिलेगा. लीफ लाइक, रूट लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको लेकिन देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे हैप्लॉइड होती है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी. सो दिस इज समथिंग ऑल यू आर क्लियर विद. राइट. इसलिए मैं फटाफट इनको देख रहा हूँ बिकॉज वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स. राइट. यहाँ पे आपको एक आपका ग्राफाइट यहाँ पे दिख रहा है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे फनेरिया. पूर्वांशी ने एक बहुत बढ़िया पिक्चर शेयर किया था कल एंड आई मिस्ड आउट, नहीं तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता, जिसमें आपको दिख रहा है आपका स्पोरोफाइट काफी क्लियरली along with the गैमेटोफाइटिक बॉडी. अगर आप भी अपने घर के आसपास देखेंगे तो आपको भी वहाँ पे दिख जाएगा. सो you'll find a गैमेटोफाइटिक बॉडी नीचे और ऊपर आपका स्पोरोफाइट काफी क्लियरली आपको वहाँ पे दिख जाता है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपका तीन पार्ट, दैट इज योर कैप्सूल, सीटे एंड फुट नीचे होता है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा. यू विल गेट टू सी दैट. सो दैट इज अ फनेरिया और ये घर के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है. ठीक है. देन अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन तो याद रखना सेक्स ऑर्गन आर गोइंग टू बी मल्टीसेल्युलर. आपका एंथ्रीडियम हो या आर्चिगोनिया हो, both the sex organs are going to be multicellular. ठीक है. इनके अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडियम के अंदर, और आपका जो आर्चिगोनिया होगा वो होगा फ्लास्क शेप और उसमें मिलेगा आपको देखने के लिए यहाँ पे आपका सिंगल एग. सो सिंगल एग विल बी सीन ओवर देयर. एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू अ वाटर टू मीट द आर्चिगोनियम. सो एंथ्रोजॉइड आपके पानी में हम रिलीज करते हैं एंड वो जाके आपका आर्चिगोनिया को जाके लाइक मिलेंगे, वहां पे जाके वो फ्यूज करेंगे एग के साथ टू फॉर्म द जायगोट. और जायगोट बनने के बाद देन आपका होगा रैपिड माइटोसिस एंड देन उससे बनेगा आपका यहाँ पे स्पोरोफाइट. याद रखना जायगोट अल्टीमेटली आपका बनाता है यहाँ पे आपका स्पोरोफाइट. आपके जो एल्गे होता है ना, एल्गे के अंदर आपका जायगोट अंडरटेक द मियोसिस. वहां पे आपका स्पोरोफाइट नहीं बनता, वहां पे आपका जायगोट वापस करेगा आपका, तुरंत करेगा आपका मियोसिस. यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा. यहाँ पे आपका जायगोट करता है आपका माइटोसिस, रैपिड डिवीजन करेगा और एक बड़ा सा मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट आपका बना के देगा. इस पिक्चर को हम बाद में देखते हैं. सो जायगोट अंडरगोज द मियोसिस. जायगोट do not undergoes meiosis immediately. They produce a multicellular body called as a sporophyte. Sporophyte is not free living but attached to a photosynthetic gametophyte and derives the nourishment from it. ये free living नहीं होता, ये उससे nourishment अपना derive करता है. Some of the cells of sporophyte अंडरगोज मियोसिस. कुछ मेरे जो सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट के, जो हमने पहले ही बात किया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, कुछ सेल्स जो यहाँ पे रहेंगे दे विल अंडरगो मियोसिस और वो आपको देंगे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स. ये कहीं ना कहीं जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी. सो दे विल गिव राइज टू न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी. सो देयर इज समथिंग यू हैव टू नो. These spores are going to germinate and will give rise to your gametophytic body. So that is something you have to know. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस समथिंग यू सीन. ये पिक्चर को आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो और ये हमने यहाँ पे किया. अब हम यहाँ पे समझते हैं हमारे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस. सो लेट्स ट्राई टू सी द इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ माय ब्रायोफाइट्स. तो उस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं. सो लेट मी यूज लेट्स से ये वाली स्लाइड को हम यूज करते हैं. तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. तो एक चीज याद रखना, जब भी हम बात करें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की इन टर्म्स ऑफ योर ब्रायोफाइट्स, आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है, ब्रायोफाइट्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन
ecological succession. They play a very important role in your ecological succession. SUCCESSION, succession. अब ये सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक बार आप समझ लो. अगर आप इसे आप एक बार में समझ लोगे, देन आपको फ्यूचर में कभी भी ये टर्म सामने आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. सक्सेशन का सिंपल मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट. रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट. अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा. दिस इज समथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. तो सक्सेशन की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सक्सेशन सिंपली मीन्स योर रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट, और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. देखिए यहाँ पे होता क्या है. अज्यूम करते हैं कि एक एरिया है जहां पे कोई रॉक नहीं है, कोई सॉइल नहीं है, बस पूरा बंजर एरिया है, या मैं कहूंगा कोई सॉइल नहीं है, रॉक से वहां पे सिर्फ सॉइल नहीं है, राइट. अब इस एरिया के अंदर देखा गया है कि आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जिनका मैं नाम लूंगा यहाँ पे मॉसेस, स्पेसिफिकली मॉसेस, उस एरिया को आके ऑक्यूपाई करेंगे. सो मॉसेस आके उस एरिया को आके करते हैं ऑक्यूपाई. रिपीट करना. हाँ देखो, समझो एक आपका हैबिटेट, एक एरिया है जहां पे सॉइल नहीं है, सिर्फ रॉक है, सॉइल नहीं है. अब सिंपल सी बात है कि अगर एक हैबिटेट के अंदर सॉइल नहीं है, देन वहां पे आपका प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली आपके कई सारे दूसरे स्पीशीज आके रहना चालू करते हैं. तो पहले लाइकन्स आएंगे, लाइकन्स के साथ साथ वहां पे मॉसेस आके वहां पे ऑक्यूपाई करेंगे उस एरिया को. तो मॉसेस क्या करेंगे मालूम है क्या, वो जो पूरा एरिया होगा वहां पे पूरा एक कारपेट की तरह पूरे एरिया को लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे उस एरिया को जहां पे सॉइल नहीं है. अब देखो होता क्या है, जब मॉसेस वहां पे आके रहना चालू करते हैं तो मॉसेस वहां पे रहेंगे और उनकी डेथ भी होगी वहां पे. और जब उनकी डेथ होगी तो वहां पे आपका सॉइल बनना चालू करेगा, या उनका ऑर्गेनिक मैटर वहां पे इकट्ठा होना वहां पे चालू करेगा. तो जनरली यहाँ पे होता क्या है कि एक हैबिटेट है, वहां पे मॉसेस आते हैं, इकट्ठा होते हैं, और वहां पे कुछ सालों के बाद वहां पे आपको सॉइल की लेयर देखने के लिए मिलती है. आप सोच सकते हो कि वहां पे सॉइल की लेयर कैसे बन रही है. तो याद रखना, सॉइल की लेयर आपकी बन रही है बिकॉज आपके मॉसेस की भी वहां पे डेथ हो रही है, वो ऑर्गेनिक मैटर वहां पे फॉर्म कर रहे हैं, और जो वहां पे रॉक है वो भी आपका वेदरिंग की वजह से सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है. बेसिकली एक चीज याद रखना कि सॉइल फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. आपके रॉक्स जब आपके ब्रेक होते हैं तो उससे आपका सॉइल बनता है, और ये होने में बहुत साल लग जाते हैं. और यही प्रोसेस आपका यहाँ पे भी होगा. बट जब आपका यहाँ पे प्रोसेस ये हो रहा है तो मॉसेस आपके यहाँ पे प्रेजेंट है. मॉसेस वो प्रोसेस करने के लिए आपको मदद करते हैं. उसके साथ साथ मॉसेस इवन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. आपका जो वहां पे सॉइल बनता है उसको कंजर्व करने में भी वो आपके वो मदद करते हैं. आप इस चीज को इस तरीके से समझिए, एक हैबिटेट है जहां पे सॉइल नहीं है, पहले वहां पे सॉइल की लेयर बनेगी, पहले वहां पे सॉइल की लेयर बनेगी. एक बार वहां पे सॉइल की लेयर बनती है उसके बाद ही वहां पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. याद रखना, जब आपका एक हैबिटेट जहां पे सॉइल नहीं होता तो पहले वहां पे सॉइल की लेयर बनती है, और सॉइल की लेयर बनने के बाद ही वहां पे नए नए प्लांट्स ग्रो करना वहां पे चालू करेंगे, और वो भी कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स वहां पे आपके ग्रो करेंगे. उसके बाद आपकी लेयर आपकी जो होगी सॉइल की थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, और टाइम के साथ आपके बड़े प्लांट्स वहां पे आपके ग्रो करना चालू करेंगे. तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक रफली एग्जांपल दूं, तो अगर एक कोई बैरन एरिया है, कोई एक खाली एरिया है जहाँ पे सॉइल नहीं है, और अगर आप चाहते हो कि वहां पे कुछ प्लांट्स देखने के लिए आपको मिले, अगर आप चाहते हो कि वहां पे बड़े बड़े प्लांट्स आपको दिखे, तो वो होने के लिए लगभग 100 से लेके 200 ईयर्स लग जाते हैं. इट टेक्स अराउंड 100 to 200 ईयर्स टू फॉर्म द सॉइल, टू फॉर्म द हैबिटेट जहां पे आपको प्लांट्स देखने के लिए आपको मिलेंगे. ठीक है. और इस इवेंट को हम कहते हैं यहाँ पे सक्सेशन. सो सक्सेशन जनरली बहुत स्लो प्रोसेस होता है. सक्सेशन आपका वो प्रोसेस होता है जहां पे आपके पास सॉइल वहां पे है नहीं, राइट. आपकी पहले सॉइल बनेगी, फिर आपके यहाँ पे प्लांट्स बनेंगे, और फिर वहां पे आपके ट्रीज आएंगे. सो इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट. इसलिए हम सक्सेशन को सिंपली कहते हैं यहाँ पे एज अ रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट. एक हैबिटेट है जिसपे कुछ नहीं है, लेकिन आप उसे रिस्टोर बैक कर रहे हो. यू आर रिस्टोरिंग बैक टू हैविंग द प्लांट्स, एनिमल्स, आप वहां पे चाहते हो कि वहां पे आ जाए, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट. ये एक आपका नेचुरल प्रोसेस होता है और ये काफी टाइम लगाता है. सो सक्सेशन आपका जनरली बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. तो याद रखना, सक्सेशन सिंपली मींस योर रिस्टोरेशन ऑफ योर हैबिटेट. ठीक है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. नाउ ये जब आपका यहाँ पे इवेंट हो रहा है, नाउ व्हेन दिस इवेंट इज हैपनिंग ओवर हियर, राइट, इसमें मॉसेस आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मॉसेस आपका इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये भी एक आपकी इनिशियल स्पीशीज होती है जो आपके उस हैबिटेट के अंदर आके रहना चालू करेगी. वो जो रॉक्स होते हैं उन पे जो पहले आके रहना चालू करता है, उनमें से कुछ स्पीशीज आपकी मॉसेस की होती है. तो याद रखना, इसलिए हम कहते हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल
इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसलिए याद रखना मॉसेस को कहा जाता है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल या ब्रायोफाइट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या ये टर्म आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. Yes. बस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज याद रखना सक्सेशन आपका होता है एक ऐसे एरिया में जहाँ पे सॉइल नहीं है, सिर्फ रॉक्स है। वहां पे आपके मॉसेस आएंगे, उस एरिया को कवर करेंगे और कुछ टाइम के बाद आपको वहाँ पे सॉइल बनती हुई आपको दिखेगी। जब आपकी सॉइल बनती है उसके बाद आपके प्लांट्स बन सकते हैं। इस तरीके से याद रखो, वो सब करने के लिए मॉसेस आपके यहाँ पे मदद करते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एक तो ये रोल याद रखना, दे प्ले अ रोल इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन में, ये आपकी मदद करेंगे। सेकंड रोल याद रखना, दे प्ले अ रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। दे प्ले अ रोल इन योर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। दैट इज द सेकंड थिंग यू हैव टू नो कि आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका काम होता है, एक और काम होता है, दे प्रिजर्व द सॉइल, वो सॉइल को कंजर्व करके रखते हैं। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके पास एक सॉइल की लेयर है और अगर उसके ऊपर ब्रायोफाइट्स आके इकट्ठा हो जाते हैं, अगर उसके ऊपर मॉसेस आके ग्रो करता है ना, तो वो सॉइल को पकड़ के रखता है, ये आपके सॉइल को होल्ड करके रखता है। सो दे आर बेसिकली नोन टू होल्ड द सॉइल। और अगर आप सॉइल को पकड़ के रख रहे हो तो उससे फायदा क्या होगा? इट विल अवॉइड सॉइल इरोजन। आपका सॉइल इरोजन यहाँ पे नहीं होगा। सो दिस बेसिकली अवॉइड्स द सॉइल इरोजन। अगर देखा सॉइल इरोजन अगर आपका होता है ना, तो आपकी जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो आपकी निकल जाती है। जो आपकी टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो आपकी निकल जाती है। और अगर आपकी टॉप लेयर निकल जाती है, देन आपके प्लांट्स आप ग्रो नहीं कर सकते। तो याद रखना, जब मैं कह रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, तो याद रखना इट बेसिकली अवॉइड्स द सॉइल इरोजन। आपका ब्रायोफाइट यहाँ पे आके अपना सॉइल इरोजन को अवॉइड करेगा। ये आपको सेकंड इसका इकोलॉजिकल रोल यहाँ पे याद रखना है। सो 2 इकोलॉजिकल रोल यू हैव टू रिमेंबर। एक है आपका यहाँ पे सक्सेशन वाला, सक्सेशन में आपको ये मदद करेगा ताकि आपका एक हैबिटेट डेवलप करे और वहां पे आपके प्लांट या ट्री ग्रो कर पाए। और दूसरा, ये आपके सॉइल को कंजर्व करेगा बाय होल्डिंग ऑन टू अ सॉइल, ताकि सॉइल इरोजन वहां पे आपका ना हो। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी। आर दिस 2 थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 2 चीजें Yes, आपका sir. करके यहाँ पे ब्रायोफाइट या मॉसेस आपकी 2 चीजें यहाँ पे आपकी करके देंगे। सो ये आपका हो गया इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब हम देखते हैं कि इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, सो याद रखना कि आपके कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी होती है, सो इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, सो दे हैव वन प्रॉपर्टी ओवर हियर एंड दैट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी योर हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक का मतलब यहाँ पे ये होता है, ये मेरे जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर को पकड़ के रख सकते हैं। दे कैन होल्ड टू अ वाटर, दे कैन रिटेन वाटर, दे कैन रिटेन वाटर। इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपने स्पंज देखा होगा। स्पंज अगर आपने देखा हो तो स्पंज के अंदर पानी काफी अच्छे से इकट्ठा हो जाता है। Yes, sir. तो उसी तरीके से आपके कुछ ब्रायोफाइट होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लाइक योर स्पैग्नम। स्पैग्नम जो आपके यहाँ पे ब्रायोफाइट होता है, ये क्या करता है, ये वाटर को काफी अच्छे से रिटेन करके रख सकता है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यहाँ पे ये होता है कि अज्यूम करो कि आपको इंग्लैंड से इंडिया में एक प्लांट लेके आना है। आपको इंग्लैंड से इंडिया में प्लांट लेके आना है और वो प्लांट आपका शिप के थ्रू आ रहा है। अब काफी लाइकली चांस है कि आपका जो प्लांट होगा वो सूख जाएगा, आते आते वक्त वो वहां पे सूख जाएगा आपका प्लांट। तो अगर आप वो चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्लांट को स्पैग्नम के साथ रैप कर सकते हो, उसको पूरा कवर कर सकते हो आपने इस ब्रायोफाइट के साथ, जिसका नाम है आपका पास स्पैग्नम। जब उसे आप स्पैग्नम के साथ रैप कर लोगे या उसे आप कवर कर लोगे, तो आप अपने प्लांट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो दूर दूर तक, क्योंकि स्पैग्नम के अंदर होगा पानी। ये एक मॉसेस है, ये एक एग्जांपल है आपके मॉसेस का, ये बेसिकली एक एग्जांपल है आपके एक मॉसेस का। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर मॉसेस। ठीक है, ये एक आपका ब्रायोफाइट है बेसिकली। तो इस ब्रायोफाइट के साथ उसे कवर कर दोगे, अगर उसे आप ब्रायोफाइट के साथ कवर कर दोगे तो आप उसे आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो दूर दूर तक बिना कोई दिक्कत के, क्योंकि इसके अंदर तो पूरा पानी रहेगा और ये पानी आपके प्लांट को मिलता रहेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो इस तरीके से आप अपने ट्रांसपोर्ट के अंदर आप इसे काम यूज किया जा सकता है। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट के लिए आप इसे यूज करते हो। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, सो प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप इन ब्रायोफाइट्स को यूज करते हैं। तो ये है कि इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस। एक और इंपॉर्टेंस इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ये होता है कि
कई सारे ब्रायोफाइट को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, कई सारे ब्रायोफाइट्स को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल. सो सम ऑफ द ब्रायोफाइट, स्पैग्नम उसका एग्जांपल में भी आता है. सो यू कैन यूज देम एज अ फ्यूल एज वेल, एज अ फ्यूल भी आप इन्हें यूज कर सकते हो. तो चलिए हम आगे देखते हैं. एक यहाँ पे आपको टर्म मिलेगा, एक टर्म आपको मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर भी, नोन एज अ पीट. तो चलिए आगे देखते हैं ये टर्म क्या होता है. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस थिंग. Some mosses provide food for the herbaceous mammals and birds. कुछ mosses को हम यूज करते हैं एज अ फूड, कुछ birds के लिए, mammals के लिए. Species of sphagnum provides peat. ये जो sphagnum आपका यहाँ पे होता है ना, ये एक आपका moss का जो species है, ये आपको एक peat provide करता है. इसको जब हम decompose करते हैं ना, ये जब आपका decompose इसको आप करते हो या ये जब breakdown होता है तो आपको peat मिलता है, एक पाउडर टाइप का आपको यहाँ पे peat मिलेगा. इस peat को यूज किया जा सकता है एज अ फ्यूल, इस peat को एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है, जिसको हम यूज करके हमारा खाना बना सकते हैं या कोई भी चीज को हम बर्न कर सकते हैं बेसिकली. सो काफी ट्राई किया जा रहा है कि ब्रायोफाइट को यूज करके हम एक बायोफ्यूल बनाए जिसको यूज करके हम गाड़ियां चला सकें. दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू डू, कि ब्रायोफाइट यूज करके हम एक बायोफ्यूल बनाए और उस बायोफ्यूल को यूज करके आप कार को रन कर सकें. कुछ कार तो उन्होंने बनाई भी है बट कमर्शियल लेवल पे उसे यूज नहीं किया जा सकता, इतना एवरेज वो देती नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू डू दैट. सो दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू डू टू मेक अ फ्यूल जिसको यूज करके वो लोग लाइक कार को रन कर सके. तो काफी अच्छा होगा एनवायरमेंट के लिए. इट हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सो दैट इट इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल. सो प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप उसे यूज किया जा सकता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. स्पैग्नम उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे, दैट इज वन ऑफ द मॉसेस, राइट. बाकी दो रोल यहाँ पे क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन में आपको ये प्ले रोल करता है, इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक और सॉइल. सो सक्सेशन में इसका एक काम होगा. उसके साथ साथ याद रखना इनका जो डेंस मैट जो बनता है, इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन भी आपको यहाँ पे बचाया जा सकता है यूजिंग द ब्रायोफाइट. तो ये हो गया आपका इकोलॉजिकल रोल. और इसके पहले हमने यहाँ पे देख लिया हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकल रोल. तो याद रखना व्हाट इज इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल रोल ऑफ माय ब्रायोफाइट्स. ये दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली मालूम होनी चाहिए. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर. सो इस तरीके से आपका सक्सेशन वाला एरिया दिखता है, पूरा बैरन एरिया है, यहाँ पे आपके ब्रायोफाइट्स ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे सक्सेशन होगा. कुछ टाइम के बाद, आज से 40 साल बाद अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो कुछ तो सॉइल आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, उसी तरीके से आपको डेंस मैट मिल रहा है आपके ब्रायोफाइट्स का. सो याद रखना सक्सेशन जनरली टाइम लेता है. मतलब तुम अपने लाइफ में तो अगर सक्सेशन हो रहा होगा ना स्टार्टिंग में, तो तुम देख नहीं पाओगे वहां पे ट्री बनते हुए फॉर श्योर, बिकॉज इट टेक्स मोर देन 100 years टू फॉर्म अ ट्री ओवर देयर. सो दैट्स द थिंग. ऑलराइट, अब हमारे यहाँ पे एक और टॉपिक चालू होता है. ब्रायोफाइट्स के दो कैटेगरीज हमारे पास, एक आपके यहाँ पे लिवरवुड्स और दूसरा आपके पास यहाँ पे मॉसेस. सो इनको हम यहाँ पे समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द लिवरवुड्स. अब लिवरवुड्स जब भी आपके सामने टर्म आएगा ना, ये वो आपके ब्रायोफाइट्स है जिनका स्ट्रक्चर कुछ एकदम फ्लैट होता है, एकदम लिवर जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है. सो दीज ब्रायोफाइट्स आर बेसिकली फ्लैट एंड दे विल हैव अ शेप ऑफ अ लिवर. इनका शेप लिवर जैसा होता है, इसलिए हम उन्हें लिवरवुड्स कहते हैं. इनका जो शेप होगा वो आपका लिवर जैसा होगा, आपको ह्यूमन लिवर होता है वैसा होता है, इसलिए हम इसे लिवरवुड्स हम यहाँ पे बोलते हैं. अगर आपको लिवरवुड्स दिखते हैं जो आपके घर के आसपास आपको दिख सकते हैं, दे आर बेसिकली going to be dorso-ventrally flattened. They are dorso-ventrally flattened. एकदम फ्लैट होते हैं ये, बिल्कुल आपको एकदम फ्लैट प्लांट की तरह आपको ये दिख जाएंगे. That's one thing you have to know. Second thing याद रखना, इसमें एग्जाम्पल आपके दो आते हैं. एक आपका एग्जाम्पल इसमें आएगा आपका मार्केंशिया, और दूसरा एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे आएगा दैट विल बी रिक्शिया. यही दो एग्जांपल आपको. डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब होता है बेटा, अच्छा डॉर्सल का मतलब होता है बेटा बैक साइड, आपकी जो बैक साइड उसे हम कहते हैं डॉर्सल, और वेंट्रल मतलब आपके आगे की साइड. ठीक है, सो डॉर्सल वेंट्रल का बेसिकली मतलब ये होता है, सी किसी एनिमल के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि समझो क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल का जो अपर का जो एरिया होता है ना, जिसके ऊपर जो लाइक शार्प स्केल्स होते हैं, दैट इज अ डॉर्सल साइड. और जो उसका जो बेली का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं वेंट्रल साइड. ठीक है, तो ये बेसिकली एक टर्म यूज करते हैं हम लोग बताने के लिए कि क्या डॉर्सल होता है क्या वेंट्रल होता है, राइट. अब प्लांट्स के अंदर यहाँ पे आपका डॉर्सल वेंट्रल जो रहेगा यहाँ पे, वो बेसिकली आप इस तरीके से बता नहीं सकते जैसे आप एनिमल्स में बताते हो, बट आप इतना याद रख सकते हो दैट इट विल बी अ फ्लैट स्ट्रक्चर. इट विल बी अ वेरी फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ योर लिवरवुड्स. तुम इस तरीके से इसको याद रखना. ये टर्म हम बेसिकली यूज करते हैं
just to make it understand that it is a very flat structure and can be seen growing closer to the ground. तो इसलिए हम बोलते हैं इसे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट आपका ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है. तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. मार्केंशिया एंड एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म है. डॉर्सल और वेंट्रल का जो मतलब होता है वो एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखना. डॉर्सल मतलब समथिंग विच इज ऑन द बैक साइड इज गोइंग टू बी डॉर्सल साइड, और जो मेरे आगे का जो मेरा साइड है यहाँ पे दैट इज द वेंट्रल साइड, ठीक है. एंड दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्लैट इन टर्म्स ऑफ माय मेरे लिवर के अंदर. ये बिल्कुल आपका फ्लैट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने के लिए. तो इसका जो ऊपर का जो साइड होगा ना यहाँ पे, इसमें बोलूंगा डॉर्सल साइड, और जो नीचे का जो यहाँ पे साइड होगा मेरा, इसको बोलूंगा यहाँ पे वेंट्रल साइड. तो समझो ये जो नीचे वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया होगा ये होगा मेरा वेंट्रल, और जो ऊपर वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया होगा दैट विल बी माय डॉर्सल. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. चलिए आगे देखते हैं. सो यू हैव अ मार्केंशिया एंड रिक्शिया. ये मेरे दो एग्जांपल बनेंगे ऑफ माय लिवरवोर्ट. ये मेरे दो एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखते हैं, मार्केंशिया एंड रिक्शिया. दोनों काफी सेम दिखते हैं, एक दूसरे जैसे लाइक दोनों को डिफरेंशिएट करना ज्यादा मुश्किल होता है, काफी सेम दिखते हैं ये दोनों के दोनों. बट यू विल फाइंड बोथ आर गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ माय लिवरवोर्ट्स. ये आपको यहाँ पे इसमें याद रखना है. आफ्टर दैट याद रखना कि जब भी आप बात करें लिवरवोर्ट्स की तो दे विल हैव यूनिसेल्युलर राइजोइड्स. इनके अंदर मिलेंगे आपको देखने के लिए यूनिसेल्युलर राइजोइड्स. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ये बात याद रखना कि इनके अंदर आपको हमेशा यूनिसेल्युलर राइजोइड्स देखने के लिए मिलेंगे. अब मार्केंशिया और रिक्शिया के अंदर आपका एक नाम है मार्केंशिया, जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पे और समझेंगे. मार्केंशिया के साथ इंटरेस्टिंग पता है बात क्या है, इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों अलग होता है. तो बेसिकली अगर आज के डेट में मैं आपके सामने एक मार्केंशिया प्लांट लाके देता हूं, समझो मैं आपके सामने एक मार्केंशिया का प्लांट लाके देता हूं, समझो ये मेरा प्लांट है मार्केंशिया का जो मैंने आपके सामने लाके रख दिया, ठीक है. अब ये जो मार्केंशिया का जो प्लांट होगा इसके अंदर या फिर आर्चिगोनिया होगा या फिर एंटीडियम होगा. दोनों चीजें नहीं मिल सकती. सो अज्यूम दैट इफ दिस इज माय मार्केंशिया ना, अगर ये मेरा मार्केंशिया है यहाँ पे, जो काफी अजीब सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, और इसके यहाँ पे राइजोइड्स है, तो या फिर ये मेरा मार्केंशिया के अंदर मुझे मिलेगा एंटीडियम या फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा मेरा आर्चिगोनिया. दोनों चीजें एक के अंदर नहीं मिल सकती. दोनों चीजें मेरे गैमेटोफाइट के अंदर देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिल सकती. इधर इट विल हैव द एंथ्रीडियम और इट विल हैव द आर्चिगोनियम. दोनों नहीं हो सकता. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आपका मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे अलग होता है. मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे आपका अलग रहेगा. सो ये बात आप सबको याद रखनी है कि मार्केंशिया के अंदर यू विल हैव मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट विल बी सेपरेट. सो इन द मार्केंशिया यू विल हैव मेल एंड फीमेल प्लांट विल बी सेपरेट. या ऐसे तुम लिख सकते हो दैट यू विल हैव अ सेपरेट मेल प्लांट एंड विल हैव अ सेपरेट फीमेल प्लांट. आपको मेल प्लांट अलग मिलेगा. हाँ बेटा बताइए. यूनिसेक्सुअल बोलेंगे. हाँ यूनिसेक्सुअल आप इन्हें बोल सकते हो, लेकिन हम एक अलग टर्म यहाँ पे यूज करेंगे. हम इनके लिए एक यूनिसेक्सुअल भी सही टर्म है, बिल्कुल सही टर्म है आपका यहाँ पे यूनिसेक्सुअल. बट प्लांट्स के लिए हम एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हैं. प्लांट्स के लिए हम यहाँ पे टर्म एक अलग सा यहाँ पे यूज करेंगे, और जो अलग सा टर्म यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी योर डायशियस. सो याद रखना आपके जो मार्केंशिया होते हैं दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डायशियस इन नेचर. डायशियस मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट आपका यहाँ पे अलग है. डायशियस का मतलब यहाँ पे ये होगा मेल एंड फीमेल प्लांट आपका यहाँ पे रहेगा अलग. सो इफ यू हैव अ सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट देन यू विल से दैट इज अ कंडीशन ऑफ योर डायशियस. तो वो आपकी यहाँ पे डायशियस कंडीशन आपकी होती है. उसी तरीके से अगर एक प्लांट के अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों दिख रहे हैं, राइट, इफ यू हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम प्लांट then that is called as your monoecious. then उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं यहाँ पे monoecious. but markensia याद रखना, markensia is going to be a dioecious plant. इसके अंदर आपका मेल प्लांट और फीमेल प्लांट आपका यहाँ पे अलग होगा, और वही आपको इस पिक्चर में दिखा के रखा हुआ है. आप यहाँ पे देखो फीमेल थैलस आपके यहाँ पे अलग है और मेल थैलस आपके यहाँ पे अलग है. मेल थैलस के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे एंटीडियोपोर्स, जिसके अंदर आपको बेसिकली मिलेंगे आपके एंथ्रियोजॉइड्स बनते हुए, और आर्चिगोनियोफोर्स जो आपको यहाँ पे होगा इसके अंदर आपको मिलेंगे आपका आर्चिगोनिया आपको इसके अंदर मिलेगा. सो ये बेसिकली मेरा फीमेल प्लांट है और ये मेरा यहाँ पे मेल प्लांट. तो इतना आपको क्लियरली याद रखना है कि जब भी आपके सामने डायशियस टर्म आएगा लिवरवोर्ट्स के अंदर, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको एक ही एक एग्जांपल याद रखना है, दैट इज योर मार्केंशिया.
मार्केशिया ही आपका एग्जांपल है, दैट इज गोइंग टू बी एग्जांपल फॉर माय डायशियस प्लांट. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ये बात आपको क्लियर कट याद रखनी है कि डायशियस प्लांट मतलब मेल प्लांट फीमेल प्लांट आपके दोनों यहाँ पे सेपरेट होंगे. दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन द मार्केशिया. परीक्षा में नहीं है ऐसा, मार्केशिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. तो क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज ये चीज यहाँ पे सब लोग याद रखिएगा. दिस समथिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. सो दैट्स वन थिंग. अब इसमें इंटरेस्टिंग बात एक और है यहाँ पे कि इनका जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो काफी अलग है. मतलब सेक्सुअल तो होता ही है, सेक्सुअल तो रहेगा और उसको हमें डिस्कस नहीं करना. सेक्सुअल तो हमने जो लाइफ साइकिल देखा था वो भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा. असेक्सुअल में कुछ आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है. सो इन द असेक्सुअल वन वी विल गेट टू सी सम इंटरेस्टिंग थिंग्स. तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, एक तो आपका यहाँ पे होगा फ्रेगमेंटेशन. दिस वन वे इज गोइंग टू बी द फ्रेगमेंटेशन. वो तो सब में आपको मिलता है. सो फ्रेगमेंटेशन आपको इसमें भी देखने के लिए आपको मिल सकता है, इज वन वे. दूसरा यहाँ पे तरीका कुछ ऐसा है दैट यू विल हैव समथिंग नोन एज योर गेमा कप्स. आपको मिलेगा लिवर वोर्ट्स के अंदर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ गेमा कप्स. यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गेमा कप्स. नाउ लेट मी ट्राई टू शो यू हाउ दिस गेमा कप्स आर गोइंग टू लुक लाइक. सो यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं दैट ये जो आपके छोटे से बाउल लाइक जो स्ट्रक्चर आपके सामने बने हुए हैं यू कॉल देम एज अ गेमा कप. इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ गेमा कप, जो आपको यहाँ पे दिखेगा और आपको यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा. यू कैन सी ऑल दोस गेमा कप्स. हो ये है मेरे यहाँ पे गेमा कप्स. अब इन गेमा कप्स के अंदर आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गेमा. विद इन द गेमा कप्स यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द गेमा. और ये गेमा क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा और नीचे गिरेगा. ये यहाँ से निकलेगा और कहीं ना कहीं जाके ये गिरेगा. अब जैसे मेरा गेमा कहीं ना कहीं जाके गिर रहा है, नाउ दिस विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांटलेट. दिस विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांटलेट. ये नया प्लांटलेट मेरे यहाँ पे बना के दे देगा. तो ये इनका होता है यहाँ पे असेक्सुअल तरीका रिप्रोड्यूस करने का. दैट इज देयर वे ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कि यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए गेमा कप्स, और गेमा कप्स के अंदर आपके होते हैं स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ गेमा. यू कॉल देम एज अ गेमा. ये गेमा आपके बाहर निकल के गिरेंगे. दे विल जर्मिनेट समवेयर एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. तो ये इनका होता है तरीका. दिस इज देयर वे टू रिप्रोड्यूस. ये इनका हो गया एक असेक्सुअल तरीका 200 डिग्री रिवर्सन. देखो याद रखना बेटा, एक सिंपल सी बात याद रखना. आपका जो यहाँ पे प्लांट है, इस प्लांट के अंदर अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे. ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाए, दीज आर कॉल्ड एज योर गेमा कप्स. अगर आपको वो व्हाइट वाला लिखा हुआ दिख नहीं रहा तो आप ये देख लो, दे आर कॉल्ड एज माय गेमा कप्स. अब गेमा कप्स के अंदर आपको कुछ दिखेगा उसके अंदर. इफ यू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली तो गेमा कप्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे, दे आर कॉल्ड एज माय गेमा. गेमा कप्स में आपको जो मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर गेमा. अब ये गेमा क्या होता है, ये एक स्मॉल रोजेट लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये स्ट्रक्चर आपका नीचे गिरेगा. इट विल डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट. ये आपका मेन प्लांट से होगा डिटैच. ये मेन प्लांट से आपका होगा डिटैच. और जैसे आपका ये मेन प्लांट से डिटैच हो रहा है, ये कहीं दूर जाके गिरेगा और जैसे ये दूर जाके गिरता है वहां पे ये एक नया प्लांटलेट बना के आपको दे देगा. इट विल फॉर्म अ न्यू प्लांटलेट. नया प्लांट आपका बाजू में बन जाएगा. So that is how they are going to reproduce asexually. तो ऐसे कई सारे गेमा वो लोग आसपास गिरा देंगे और वहां पे आपका नया प्लांटलेट आपका पे बन जाएगा. So that is something you have to know. कभी अगर आपके सामने ये ब्राफाइट दिख जाए ना, लिवरवुड्स, कभी ट्राई करना. ये बड़े स्ट्रांगली चिपके हुए होते हैं रॉक से या वॉल से. कभी ट्राई करना, निकलते ही नहीं है. दे हैव वेरी स्ट्रांग राइजोइड्स एंड दे आर वेरी स्ट्रांगली अटैच ओवर देयर. मतलब यू एक्चुअली हैव टू यूज अ नाइफ टू कट देम आउट. दे वोंट डिटैच. इवन दो उनके राइजोइड्स है बट वो काफी स्ट्रांगली अटैच होते हैं. ठीक है, तो ये याद रखना इन टर्म्स ऑफ गेमा. और आपको गेमा कप्स काफी क्लियरली दिख जाएगा. ये 100% आपको दिख जाएगा इन प्लांट्स के अंदर ग्रो करता हुआ. इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व देम वेरी क्लियरली दे आर बीन सीन. ठीक है, सो ये याद रखना. सो गेमा कप्स विल बी डिटैचिंग द गेमा. राइट, सो इतनी पहले आपको यहाँ पे स्टोरी याद रखनी है. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द लिवरवुड्स. ये एक चीज थी जो हमने कल बात नहीं किया था. तो आप में से कोई कुछ पूछ रहा था ना कि हम गेमा कप्स क्या होता है. हम गेमा कप्स की बात जनरली इसलिए नहीं करते ताकि बच्चों को पता रहे कि ये सिर्फ आपको लिवरवुड्स के अंदर देखने के लिए मिलता है. यू डोंट फाइंड देम इन मॉसेस. दैट्स व्हाई वी डिस्कस देम ओनली इन द लिवरवुड्स. राइट, उसके अलावा यहाँ पे भी आपको स्पोरोफाइट मिलेगा. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे भी आपको स्पोरोफाइट मिलेगा. और स्पोरोफाइट जो आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट स्पोरोफाइट अगेन विल हैव द 3 पार्ट्स. और 3 पार्ट आप यहाँ पे जानते हो.
That is going to be your capsule, your foot, sorry, your setae in the middle, and you will have the foot. तो ये तीन चीजें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी. So these three things will be very clearly and easily will be seen in this, right? अगर आपसे मैं पूछूं कि लिवरवॉर्ट और मॉसिस में से किसके अंदर स्पोरोफाइट काफी क्लियरली मिलता है, अगर मैं आपसे पूछूं, अज्यूम करो कि मैं तुमसे आके रैंडमली तुम्हें कहीं रोड पे मिल गया और मैं तुम्हें पूछूं कि सर ये बताओ मुझे कि लिवरवॉर्ट और मॉसिस में से किसके अंदर स्पोरोफाइट काफी क्लियरली दिखेगा, तो आप आंसर करोगे मॉसिस. इतना याद रखना कि मॉसिस के अंदर ज्यादा क्लियरली दिखता है. उसमें भी होता है बट वो इतना क्लियरली नहीं दिखता. ठीक है, मॉसिस के अंदर ज्यादा क्लियरली आपको फूट सीटे कैप्सूल देखने के लिए मिल जाएगा, या आई वुड से स्पोरोफाइट ज्यादा क्लियरली मॉसिस के अंदर देखने के लिए मिलता है. ये बात याद रखना, राइट? सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टर्स, दीज आर द ओनली फ्यू कैरेक्टर्स यू हैव टू नो. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिक्शा के अंदर राइजोइड्स कैसे होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर? यूनिसेलुलर. ऑलवेज गोइंग टू बी यूनिसेल्युलर. सारे लिवर्स के अंदर राइजोइड्स आपके रहेंगे यूनिसेल्युलर. ठीक है, एंड याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका जो मार्केंशिया होता है उसके अंदर मेल एंड फीमेल प्लांट आपका अलग रहेगा. मतलब एक प्लांट में सिर्फ आर्चिगोनिया होगा, एक प्लांट में सिर्फ आपका होगा एंटीडियम. तो ऐसे प्लांट के लिए हम क्या नाम यूज करेंगे? व्हाट इज द टर्म आई विल बी यूजिंग फॉर देम? Dioecious. They will be very clearly and categorically they will be called as a dioecious plant. So that is something you have to know. ठीक है, so चलिए इनको आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ हम यहाँ पे traits देखते हैं. They grow usually in the moist, shady habitat. ये तो सबके लिए common रहेगा, such as bank of the stream, marshy ground, damp soil, bark of the tree, deep in the woods. ये आपको आपको मिल जाएंगे. The plant body is thalloid. एग्जाम्पल मार्केंशिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है. रिक्शा भी इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा, रिक्शा भी इसका ही एग्जाम्पल यहाँ पे आता है. ठीक है, डॉर्सोवेंट्रली थैलस इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. क्लोजली अप्रेस्ड का मतलब होता है कि वो फ्लैट है और काफी क्लोजली चिपका हुआ है आपके सबस्ट्रेट के साथ. ठीक है, द लीफी मेंबर हैव अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक. तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेंगे बट वो एक्चुअली में लीफ आपके नहीं होते हैं. ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा यहाँ पे, अगर आप इसे देखते हो इट लुक्स लाइक अ लीफ बट एक्चुअली में लीफ नहीं है. दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड ओवर देयर. ठीक है, और ये 2 रो में आपके होते हैं. सो लाइक देखो आप यहाँ पे, एक आपका रो ये है, दूसरा आपका रो यहाँ पे एक ये है, राइट? तो 2 रो में आपको ये मिलेंगे देखने के लिए. नाउ आफ्टर दिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आपके यहाँ पे? सेगमेंटेशन तो आपका है ही यहाँ पे. दूसरा है आपका बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमा यू कैन अंडरटेक द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमा आर ग्रीन multicellular asexual buds. They are your asexual bud. और ये कहाँ डेवलप करते हैं? They develop in the small receptacle called as a gamma cup. एक छोटा सा कप होगा, उसके अंदर ये लोग डेवलप करेंगे. ठीक है, the gamma are detached from the parent body. ये parent body से आपके डिटैच करेंगे और ये एक independent life जीना चालू करेंगे. So they will detach from the parent body and they will live a independent life. So that is one thing you have to know, right? So that is going to be your asexual mode of your reproduction. सेक्सुअल मोड में आपको क्या मिलेगा? सो सेक्सुअल मोड हम ऑलरेडी जानते हैं, ये आपको एक बार आप खुद से पढ़ सकते हो. एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. जो भी हमने बात किया था वो सारा के सारा इसके अंदर आपको देखने के लिए लिखा हुआ है. ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट ओवर हियर. स्पोरोफाइट यहाँ पे भी आपका पैरासाइटिक ही रहेगा, वो सबके लिए कॉमन ही है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, और ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिवरवुड्स, और ये आपको इसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर याद रखनी है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट? Now let's move on to something else. अब हमारा देखते हैं यहाँ पे हमारा मॉसेस. ये है पिक्चर आपके मॉसेस की. So these are your mosses, और ये जो एग्जांपल आपके सामने है बना हुआ, that is your funaria. This is going to be your funaria over here. तो चलिए फनेरिया को यहाँ पे हम समझते हैं. फनेरिया को समझने के पहले फटाफट मुझे बता दो मॉसेस का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो ये ट्रांसपोर्टेशन वो इकोलॉजिकल, वो तो इकोनॉमिकल हो गया, तो हमें हो गया कमर्शियल फायदा. Succession. हाँ जी, आपने बोलना है सक्सेशन. यू हैव टू से इकोलॉजिकल सक्सेशन या प्लांट सक्सेशन आप यहाँ पे बोल सकते हो. सो सक्सेशन वर्ड आपके सामने होना चाहिए. दैट्स वन थिंग. उसके बाद Conservation of soil. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सो एक आपका हो गया यहाँ पे प्लांट सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन, एंड अदर इज गोइंग टू बी योर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. प्लीज सक्सेशन याद रखना. सक्सेशन इज अ इंपॉर्टेंट इवेंट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मॉसेस. सक्सेशन करने के लिए मॉसेस कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छे तरीके से. ठीक है,
एंड सक्सेशन को अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन करने के लिए कि सक्सेशन का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? Restoration of habitat. हैबिटेट। या आप एक सिंपल तरीके से बता सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई बोले ना एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में, देन आप एक्सप्लेन भी कर देना कि सक्सेशन में बेसिकली होता क्या। इट ऑल स्टार्ट्स विद द बैरन रॉक, बैरन एरिया, एंड देन वहां पे आपकी धीरे करके ले रहेगी। सी आई टेल यू समथिंग, ये हमें भी हमारे कॉलेज में बताया जाता था, विच वाज अ वेरी लाइक हार्डकोर कॉन्सेप्ट था। एक बात ऐसी है कि अगर आपको कोई चीज सीखनी हो ना, अच्छे से समझनी हो ना, तो आप उसे किसी को एक्सप्लेन करो। सिंपल सी बात है। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी क्लियरली, देन यू हैव टू एक्सप्लेन देम इन अ मच मोर सिंपलर वे। सो अगर आप अपनी 11th के अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, बेटर है अपने आसपास 8-9 के बच्चे हो ना, उन्हें आप एक्सप्लेन कर दो। अगर आप उन्हें एक्सप्लेन कर पा रहे हो सही तरीके से और वो समझ पा रहे हैं, देन दैट मीन्स यू हैव अ वेरी स्ट्रांग ग्रिप ऑन द टॉपिक। ये बेसिकली एक लाइक इट इज अ वेल प्रूवन तरीका। देयर वाज दिस वन फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा, रिचर्ड फेमन करके। रिचर्ड, Yes, sir. राइट, शायद किसी ने। तो ये जो फेमन थे, रिचर्ड फेमन जो आप कहते हैं, इन्होंने ये टेक्निक दी थी। ये इसे फेमन टेक्निक बोलते हैं, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन एल्स एंड देन ओनली यू कैन हैव अ स्ट्रांग ग्रिप ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। दैट इज द थिंग। इवन वी वर टोल्ड कि अगर आप एक रिसर्च पेपर एक बहुत डिफिकल्ट आर्टिकल होता है, उसको समझना ही बड़ा मुश्किल होता है। लाइक यू हैव टू रीड इट लाइक मल्टीपल टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप एक रिसर्च आर्टिकल को अगर आप एक 9th के बच्चे को समझा नहीं पा रहे, दैट मीन्स यू डोंट हैव अ स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। इट इज दैट सिंपल एज दैट। दैट इज समथिंग वी वर टोल्ड। सो आपका इतना क्लियर होना चाहिए कि आप उसे 9th ग्रेड के बच्चे को भी आप उसे समझा पाओ, राइट? एंड दैट इज वन ऑफ द टेक्निक्स। सो इवन व्हेन यू कम अक्रॉस समथिंग व्हिच इज कॉम्प्लेक्स ना, ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू योर सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड्स को, राइट? लाइक होपिंग दैट कि लोग इंटरेस्टेड हैं और वो सुनना चाहें, राइट? और सिबलिंग्स को तो पकड़ के सुना ही सकते हो। सो डू दैट सो यू कैन एक्चुअली रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो दैट इज, लेट्स स्टार्ट अबाउट द फन एरिया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द मॉसेस नाउ। तो जब हम मॉसेस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी डिस्कस समथिंग अबाउट द मॉसेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि इनके अंदर स्पोरोफाइट बहुत क्लियरली दिखता है। सो यहाँ पे याद रखना दैट स्पोरोफाइट इज वेरी क्लियरली सीन। स्पोरोफाइट is seen clearly। ये कई बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए is seen clearly, very clearly it has been observed, right? ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ठीक है? चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। on the next page, not over here, not over here, not over here, यहाँ पे समझते हैं। See, जब भी हम बात करते हैं मॉसेस की ना, when we talk about the mosses, first of all you can know, यहाँ पे आप 2 एग्जाम्पल याद रख सकते हो। एग्जाम्पल हम पहले यहाँ पे देखते हैं। एक आपका हो गया फनेरिया, एक आपका यहाँ पे फनेरिया, एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पे होगा पॉलीट्राइकम। सो एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो गया फनेरिया, दूसरा एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो गया पॉलीट्राइकम। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके यहाँ पे हो गया। और एक एग्जाम्पल आपने अभी भी देखा था जिसमें से हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, उसका नाम क्या था? Peat. स्फैग्नम। वो तो हाँ ठीक है, लेकिन वो मॉस का नाम है स्फैग्नम। तो ये 3 आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं मॉसेस के अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट? सेकंड थिंग, मॉसेस जो बेटा आपके होते हैं, इनके राइजोइड्स थोड़े अलग होते हैं। सो दे हैव देयर राइजोइड्स, और इनके राइजोइड्स आपके होंगे मल्टी सेलुलर। सो दे विल हैव द राइजोइड्स व्हिच आर गोइंग टू बी योर मल्टी सेलुलर। सो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, राइट? अब यहाँ पे आपको जैसे कि आप देख सकते हो, यू हैव अ फूड सीटेन कैप्सूल। आपको यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है, वो मैं बार बार मेंशन करूंगा नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, इन फूड सीटर कैप्सूल में से स्पोर बनेंगे कहाँ पे आपके स्पोर बनाए जाते हैं? Capsule में सर। बनाया जाता है। तो Capsule। आपके बनाएंगे स्पोर। अब स्पोर बनाने के लिए आप लोग जानते हो कि आपका एक डिप्लॉयड सेल हो सकता है जो करेगा क्या? कौन सा डिवीजन करेगा ये? मियोसिस, राइट? इट विल एंटर द मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद आपके हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे बनाएगा। सो इतनी बात तो आपको यहाँ पे सबको क्लियर है। आई एम होपिंग दैट कि आपका कैप्सूल के अंदर आपके होंगे सारे डिप्लॉयड सेल होंगे। सो सारे 2 वाले सेल होंगे, और वो सेल क्या करेंगे? दे विल अंडरटेक द मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद आप यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स आपके यहाँ पे बनेंगे। अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। जब मेरे हैप्लॉइड स्पोर कहीं पे जमीन पे जाके गिरेंगे, रिपीट कर दो। देखो यहाँ पे है क्या, सुनो। आपका जो कैप्सूल जो है ना, ये आपका जो कैप्सूल है,
इसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे जो आपके सेल होंगे सारे डिप्लॉयड होंगे. सो ऑल सेल इन दैट विल बी डिप्लॉयड, राइट. अभी डिप्लॉयड सेल करते क्या है, ये डिप्लॉयड सेल करेंगे आपका मियोसिस. दे विल अंडरटेक द मियोसिस. जब आप मियोसिस करते हो ना, एक सेल जब मियोसिस करता है तो आपको मिलते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स, और ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बने हैं इन्हें हम बोलते हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर. अब तुम्हें तुम्हारा लाइफ साइकिल यहाँ पे याद है. लाइफ साइकिल क्या कहता था कि ये मेरा जो स्पोर होगा ये कहीं ना कहीं जाके गिरेगा, और गिरने के बाद बनाएगा मेरा गैमेटोफाइटिक बॉडी. दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. कल की क्लास में देखा था कि ये स्पोर कहीं ना कहीं जाके गिरेगा एंड विल गिव राइज टू गैमेटोफाइटिक बॉडी. अब याद तुम्हें ये रखना है कि जब ये स्पोर जाके गिरेगा, जैसे मेरा ये स्पोर जाके कहीं पे जमीन पे गिरेगा, तो इनिशियली जो चीज बनती है, इनिशियली जो चीज बनेगी ना, इनिशियली जो गैमेटोफाइटिक बॉडी बनेगी उसका एक नाम होगा. एक बार फिर सुन लो. जब ये स्पोर मेरा कहीं पे जाके जर्मिनेट कर रहा है, ये मेरा स्पोर कहां से आया, कैप्सूल में से आया, वाया मियोसिस से वहां से स्पोर बने, वो मेरे उससे बाहर निकले. अब जैसे ही मेरा स्पोर ये कहीं पे जाके गिरेगा तो वो बनाएगा गैमेटोफाइटिक बॉडी. इतना तो आप लोग जानते हो. लेकिन जो पहले जो बॉडी बनती है, जो सबसे पहले गैमेटोफाइटिक बॉडी जो यहाँ पे बनेगी, दैट बॉडी ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्रोटोनेमा. दैट बॉडी इज कॉल्ड एज योर प्रोटोनेमा. तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके फनेरिया के अंदर जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो एक छोटा सा ग्रीन सा स्ट्रक्चर आपका बनेगा, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय प्रोटोनेमा. इतना याद रखना. प्रोटोनेमा ये टर्म आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, और ये टर्म आपने कब सुना था, जब आप पढ़ रहे थे मॉसिस. ना ही लिवरवुड्स, ना ही कोई दूसरा ग्रुप. हमने जब मॉसिस को पढ़ रहे थे तब हमने ये टर्म सुना था, एंड दैट इज योर प्रोटोनेमा. सो प्रोटोनेमा इज बेसिकली अ गैमेटोफाइटिक बॉडी. ये सबसे पहले बनता है आपके स्पोर में से. या मैं ये कह सकता हूं कि स्पोर जर्मिनेट होने के बाद जो छोटी सी बॉडी बनेगी ना सबसे पहले, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्रोटोनेमा. दैट इज कॉल्ड एज माय प्रोटोनेमा. क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात क्या रखना कि जब आपका स्पोर यहाँ पे जर्मिनेट करता है, जब आपका स्पोर यहाँ पे आके गिरेगा कहीं सॉइल पे, तो आपकी जो गैमेटोफाइटिक बॉडी बनेगी उसका नाम होगा यहाँ पे प्रोटोनेमा. इनिशियली उसका नाम होता है यहाँ पे प्रोटोनेमा. ठीक है. सो दैट इज स्पोरोफाइट माइटोसिस से बनता है, फिर वो मियोसिस करके ये हैप्लॉइड. देखो, हाँ राइट. स्पोरोफाइट जब तुम्हारा बनता है ना, वो तो स्पोरोफाइट बनता है आपका माइटोसिस करके. जब तुम्हारा एक जायगोट में से स्पोरोफाइट जब तुम बनाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द माइटोसिस. रैपिडली ग्रो करेगा वो और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देगा तुम्हें, दैट्स स्पोरोफाइट. तो ना आपके माइटोसिस है. ठीक है. अगर माइटोसिस याद नहीं रखना तो मत रखो. आप इतना रखना कि आपका स्पोरोफाइट बना एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, और स्पोरोफाइट के अंदर जो सेल्स होते हैं, मतलब जो कैप्सूल में जो सेल्स होते हैं, वो आपका करते हैं मियोसिस, राइट. अगर माइटोसिस को साइड में रखना चाहो या भूलना चाहो तभी चलेगा, बट इतना याद रखना कि कैप्सूल के अंदर जो मेरे सेल्स है वो करेंगे आपके यहाँ पे मियोसिस. उन्होंने तो अपना यहाँ पे एक ही करना है, मियोसिस. और जब आप मियोसिस करते हो तो आपको एक सेल में से 4 सेल आपको यहाँ पे मिलेंगे. यू विल फाइंड 4 सेल्स आर बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 1 सेल. एक डिप्लॉइड सेल में से 4 हैप्लॉइड सेल आपको मिलेंगे. ठीक है. एंड देन दे विल जर्मिनेट एंड दे विल गिव राइज टू योर प्रोटोनेमा. वो लोग एक स्मॉल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोटोनेमा. तो क्या यहाँ तक स्टोरी आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर. Yes, sir. Yes. जबरदस्ती यस मत बोलना. नहीं समझ आ रहा तो वापस रिपीट कर देंगे. सर माइटोसिस वाला पार्ट रिपीट कर. एक काम करो, माइटोसिस तुम भूल जाओ. एक काम करो, माइटोसिस तुम इग्नोर करो. इतना रखना कि जैसे तुम्हारे यहाँ पे आपका जायगोट बनाना, जायगोट तुम्हारा ग्रो करेगा, रैपिडली ग्रो करेगा और बनाएगा स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट तुम्हारा होगा मल्टीसेलुलर. दैट इज गोइंग टू बी योर मल्टीसेलुलर. इतना याद रख लेना. स्पोरोफाइट जो तुम्हारे यहाँ पे बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी मल्टीसेलुलर. ठीक है. अब ये तुमने कर लिया. अब तुम्हें बस याद ये रखना है कि आपके कैप्सूल के अंदर जो सेल्स होते हैं, देखो सारे सेल इसमें डिप्लॉयड होंगे. स्पोरोफाइट मतलब सारे सेल मेरे यहाँ पे होने डिप्लॉयड, और इन्हीं डिप्लॉयड सेल के अंदर कुछ सेल मेरे यहाँ पे होंगे जो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे और मुझे देंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर. बस इतना आप याद रख लो यहाँ पे. ठीक है. और वो कहीं ना कहीं जाके गिरेगा एंड विल गिव राइज टू माय प्रोटोनेमा. दैट विल गिव राइज टू प्रोटोनेमा. सो अब आपका यहाँ पे होता क्या है, समझो यहाँ पे मेरा स्पोर है. तो स्पोर मेरा यहाँ पे बना रहा है, मुझे यहाँ पे बना के दे रहा है मुझे यहाँ पे प्रोटोनेमा. प्रोटोनेमा यहाँ पे मेरा बना, राइट. तो यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे बनेगा, दैट इज माय प्रोटोनेमा. अब ये प्रोटोनेमा डेवलप करेगा. याद रखना है, प्रोटोनेमा डेवलप करता है, ये थोड़ा बड़ा होता है साइज में. अब नाउ दिस विल ग्रो इन साइज, और ये जब थोड़ा साइज में ग्रो करेगा ना, जब ये साइज में थोड़ा ग्रो करता है,
तो अब मैं इसका नाम कुछ अलग कर देता हूं, अब इसका नामकरण होगा और इसका नाम कुछ अलग लगेगा यहाँ पे, दैट इज नाउ कॉल्ड एज माय सेकेंडरी प्रोटोनेमा। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है, तो देखो पहले आपका स्पोर था, वो आके गिरा, उसने बनाया प्रोटोनेमा। हाँ जी बेटा पूछ लो, अपना क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन हो तो। क्या कह रहे हो आप? अच्छा रिपीट करने के लिए, स्पोर आके गिरा, स्पोर ने बनाया क्या, एक गैमेटोफाइटिक बॉडी, उसका नाम क्या है यहाँ पे, प्रोटोनेमा, राइट। वही गैमेटोफाइटिक बॉडी थोड़ा सा साइज में ग्रो करेगी, और जब वो ग्रो करती है तो उसका एक और नाम लग जाता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी प्रोटोनेमा। और ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा आपको एक और थोड़ा ग्रो करेगा साइज के अंदर, और आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, लाइक लीफ लाइक आपका ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है, विल गेट टू सी दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बनता है, दैट इज कॉल्ड एज माय लीफी स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज योर लीफी स्टेज। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ लीफी स्टेज। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा में से आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा आपका लीफी स्टेज। पता है लीफी स्टेज कैसा दिखता है, ये आपका काफी अच्छे से यहाँ पे दिखेगा आपको। देखो ये जो है मेरा, ये है मेरा लीफी स्टेज, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना गैमेटोफाइटिक बॉडी वाला जो स्टेज है मेरा, दैट इज कॉल्ड एज माय लीफी स्टेज। ये बना किस में से, अगर आपसे कोई पूछे, समझो आपसे कोई टीचर आपका पूछ ले कि लीफी स्टेज बनता किस में से है, then आपने आंसर करना है फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा, फ्रॉम योर सेकेंडरी प्रोटोनेमा, राइट। और तुम्हें कोई बोलेगा प्रोटोनेमा कहां से बन रहा है, तो तुम बोलना कि जब स्पोर गिर रहा है ना जमीन पे, तो जो पहले जो बॉडी बनेगी दैट बॉडी इज कॉल्ड एज माय प्रोटोनेमा, और वो थोड़ा डेवलप करता है, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी, फिर उसमें से आपको बनेगा यहाँ पे लीफी स्टेज, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी फॉर्म। और ये तुम क्लियरली देख सकते हो, लीफी स्टेज बड़ा आसानी से तुम्हें आंखों से दिख जाएगा, अपनी आंखों से तुम्हें दिख जाएगा। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दिस इज माय वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइटिक बॉडी। लीफी स्टेज तुम्हारा एक बार बन गया ना, समझ जाओ तुम्हारा वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे बन चुका है। क्या ये स्टोरी यहाँ तक तुम्हें क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. क्लियर रखना पड़ेगा। I think it should be clear. Let me just try to show you a picture somewhere over here. ये देख रहे हो ना तुम, ये जो देख रहे हो, ये जो तुम्हारे यहाँ पे लेफ्ट में बना कर रखे हो ना, ये सारे मेरे गैमेटोफाइट है, दे आर ऑल माय गैमेटोफाइट है ये मेरे, और ये सारे के सारे दे आर प्रेजेंट इन द लीफी स्टेज, ये सारे के सारे हैं इन द लीफी स्टेज पे। दिख रहा है लीफ जैसे दिख भी रहे तुम्हें यहाँ पे वो, राइट। और ये तो तुम्हें दिख रहा है स्पोरोफाइट, काफी क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, बहुत अच्छे से दिख रहा है। सो बहुत सिंपल है ये, इतना डिफिकल्ट है नहीं ये सब चीजें, राइट। So that is something you have to know. चलिए अब आगे देखते हैं, इतना हमने यहाँ पे देख लिया, let's try to see something else. तो मॉसिस के बारे में हमने यहाँ पे देख क्या पढ़ा है, यहाँ पे that predominant life stage, यहाँ पे आपको मॉसिस का तो जो होगा वो होगा गैमेटोफाइटिक। देखो मेन प्लान तो हमेशा रहेगी आपकी गैमेटोफाइटिक, राइट। इट हैज 2 स्टेजेस, पहला स्टेज आपका होता है प्रोटोनेमा स्टेज, दूसरा स्टेज आपका होता है यहाँ पे लीफी स्टेज, ये भी अब तुम जानते हो। यहाँ पे थोड़ा और आगे देखते हैं, लेट्स सी दिस थिंग ओवर हियर। प्रोटोनेमा स्टेज क्या है, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। प्रोटोनेमा स्टेज डायरेक्टली तुम्हारा स्पोर से डेवलप करता है। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन कलर ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, एक फिलामेंटस स्टेज ये होगा, राइट, ऐसे लंबा सा थोड़ा सा ये होगा, राइट, और ग्रीन कलर का ये होगा, सो थोड़ा सा ब्रांच होगा यहाँ पे एंड विल बी ग्रीन इन कलर, दैट विल बी माय प्रोटोनेमा, दैट विल बी योर प्रोटोनेमा। और याद रखना ये आपका होता है हैप्लॉइड, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। लीफी स्टेज क्या होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। मैं बस चाहता हूं कि तुम इतना याद रखो, इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लैटरल बड। इट कंसिस्ट ऑफ अ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। इतना याद रखना, इट विल हैव अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उतना भी याद रखोगे तभी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीफी स्टेज, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। They are attached to the soil through a multicellular branch rhizoids. याद रखना, they have a multicellular branch rhizoids आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। This stage bears the sex organ, right? ये बन गया आपके यहाँ पे गैमेटोफाइट। So this is how the gametophyte is going to look like. और आप हमेशा से जानते हो कि जब भी बात होती है गैमेटोफाइट की, तो उसके अंदर आपको आर्चिगोना भी मिलेगा और आपको योर एंट्रीडम भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसको अगर मैं वापस से बनाऊँ यहाँ पे, so we'll find ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, काफी अच्छे से ग्रो करा हुआ यहाँ पे होगा, राइट, एंड दिस विल हैव बोथ द थिंग्स,
इसके अंदर तुम्हारा वो आर्चिगोना भी होगा और एंथ्रीडियम भी होगा, वो तो हम जानते ही हैं. इट विल हैव द एंथ्रीडियम एज वेल, इट विल हैव द आर्चिगोना एज वेल. बाकी सारी स्टोरी तो सेम ही रहेगी यहाँ पे, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट, तो बस आपको कुछ 2-3 चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा याद रखनी है. ये प्रोटोनेमा और सेकेंडरी प्रोटोनेमा ही आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा याद रखना है. बाकी सब तो सेम ही रहेगा, बाकी कोई इसके अंदर चेंजेस आने वाले नहीं है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. ठीक है. और मेन प्लान बॉडी तो हमेशा आपकी गैमेटोफाइट की यहाँ पे रहती है. स्पोर जब नीचे गिरेगा ना तो गैमेटोफाइट ही बनाएगा, इतना याद रखना. इट वोंट फॉर्म समथिंग एल्स, इट विल ओनली फॉर्म द गैमेटोफाइट. तो क्या ये आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस लाइफ साइकिल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कल ही हमने कर लिया था. मैंने बस यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की कि आपके मॉसिस के अंदर एक प्रोटोनेमा नाम की चीज होती है. बस लाइफ साइकिल तो आप, अगर आपका कल का लेक्चर समझ आया था तो आपको लाइफ साइकिल तो वैसे ही क्लियर है. ठीक है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. और ये डिफरेंसेस याद रखना. जो याद रखिए, मॉसिस के अंदर आपके राइजोइड्स रहेंगे मल्टीसेलुलर, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. मॉसिस के अंदर मेरा जो फुट सीटेड कैप्सूल होगा वो बहुत क्लियरली मुझे दिख जाएगा. और मॉसिस के अंदर मेरा जो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो पहली चीज मेरा बनाएगा प्रोटोनेमा. प्रोटोनेमा से बनेगा मेरा सेकेंडरी प्रोटोनेमा और उसमें से बनता है मेरा यहाँ पे लीफी स्टेज. बस इतने ये 3 नाम तुम्हें यहाँ पे याद रखने हैं. बाकी कोई एक्स्ट्रा आपको इसके अंदर याद नहीं रखनी. बोलना बेटा, वापस बताइए क्या कह रहे हैं आप? रिपीट करना. रिपीट ये कर रहा हूँ कि मॉसिस के अंदर याद रखना कि आपके जो 3 स्टेज होते हैं. जब आपका स्पोर जर्मिनेट करता है तो पहले बनाता है आपका प्रोटोनेमा. उस प्रोटोनेमा में से आपका बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा and that structure secondary protonema will form the leafy stage. इतना तुम्हें इसके अंदर याद रखना है. उसके अलावा राइजोइड्स सारे के सारे मॉसिस के अंदर होते हैं मल्टीसेलुलर. और यहाँ पे आपका जो स्पोरोफाइट होगा वो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा. कैप्सूल फुट सीटे आपको बहुत क्लियरली दिखता है कंपेयर टू योर लिवर वोट्स. इन 2 ग्रुप में से इसके अंदर आपको ज्यादा क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाएगा. और एग्जाम्पल आपको 3 याद रखना है. एक तो हो गया फनेरिया. फनेरिया तो इतना हम लोग देख चुके हैं. ये जो दिख रहा है ना, ये आपके सामने है, ये फनेरिया ही है. ये भी आपका फनेरिया. रुको, ये वाला भी फनेरिया है. तो फनेरिया तो बहुत कॉमनली आपको दिख जाता है. ठीक है. फिर एक होता है आपका स्पैग्नम. स्पैग्नम आप जानते हो, इसको मैं अगर मुझे इंग्लैंड से इंडिया में अगर भेजने होंगे प्लांट्स तो स्पैग्नम को यूज करके मैं भेज सकता हूँ. ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं इसे यूज कर सकता हूँ. एंड देन यू हैव द पॉलीट्राइकम. पॉलीट्राइकम का हमारे पास पिक्चर नहीं है बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी मच सिमिलर टू देम. ठीक है. तो ये 3 चीजें आपको, ये 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने ऑफ योर मॉसिस. ठीक है. तो ये 3 हो गए मेरे मॉसिस के एग्जाम्पल. और लिवर वोट्स के कौन से एग्जांपल थे? लिवर वोट्स के एग्जांपल कौन से थे? 2 मेरे. मार्केंशियन, रिक्शिया, राइट. और इन दोनों में से डायशस कौन था? उन दोनों में से डायशस कौन था? राइट. ये रात को बैठ के याद कर लो. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस थिंग. ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. प्लीज मेक श्योर कि तुम्हें याद हो जाए. राइट. देखो, याद करने के बाद हो सकता है कि तुम कुछ दिनों बाद उसे भूल जाओ, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. ठीक है. ताकि वो वापस रिकॉल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. एंड याद रखना, गेमा कप वाली स्टोरी भी याद रखना. ये सिर्फ आपको मिलती है लिवर वोट्स के अंदर. गेमा कप वाली जो स्टोरी हमने देखी थी, दैट इज ओनली इन द लिवर वोट्स. चलिए काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ा आइडिया रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक क्लियर है. सो दिस इज समथिंग यू कैन हैव अ लुक एट बाय योरसेल्फ. ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. राइट. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38 का आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? ABCD. आप यहाँ पे ऑप्शन डी. यस, स्पैग्नम विल बी द राइट आंसर फॉर्म ऑफ पीट फॉर्मेशन. यस. अब मुझे बताओ, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप क्या आएंगे इन द मॉसिस? इन 4 में से कौन सा ऑप्शन मॉसिस में आएंगे? फुनेरिया. अरे बस फुनेरिया आएगा क्या, या दूसरा कोई नहीं है इसके अलावा? फुनेरिया के अलावा No, sir. स्पैग्नम भी तो आएगा. ये दोनों मॉसिस हैं. हाँ जी, ये भी मॉसिस हैं, फुनेरिया भी मॉसिस है. तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे नहीं करना है हमने. ये दोनों मॉसिस हैं. ठीक है. सो बोथ ऑफ देम आर मॉसिस ओवर हियर. चलो इसका आंसर बता दो जल्दी. 42 को ध्यान से पढ़ो और सही से आंसर बताओ. यहाँ पे 42 को आपने पढ़ना है ध्यान से. ट्राई टू आंसर दिस. हाइग्रोस्कोप. सी. सर ऑप्शन सी. सर ऑप्शन सी. राइट. बिल्कुल सही. ऑप्शन सी आपने यहाँ पे सही आंसर है. It is going to be hygroscopic in nature. Peat moss is used for packing material for sending flowers and live plant to distant places because क्योंकि वो लोग पानी को होल्ड करके रख सकते हैं और पानी को होल्ड करके रखने की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ hygroscopic in nature. So that is something you have to remember. ठीक है.
तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, ये हम लोग ये आप अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, बट आई ऐड दैट नेक्स्ट टाइम, आई ऐड दैट इन द नेक्स्ट क्लास। इट्स ऑलरेडी प्लानिंग, तो मैं अगले क्लास में ऐड करता हूँ। अच्छा ये बात मुझे बताओ, which of the following is true about the graphites? All of these. all of Sir, All of these. all of these. All of these. ठीक है, all right, ठीक है। Graphite can be separated from algae because graphite algae से separate किया जा सकता है because of what? Sir, D option. Sir. D. D option. The A. Option C. Option A. Option A. राइट जो लोग मुझे ऑप्शन ए यहाँ बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ग्राफाइट कैन बी सेपरेट फ्रॉम द एल्गे, क्योंकि ग्राफाइट के पास आर्चिगोनिया होता है। दे हैव द आर्चिगोनिया। एल्गे के पास क्या था? आर्चिगोनिया नहीं था, उनके पास कुछ और था। वो क्या था? Uganium. हाँ जी, उनके पास था, देखने के लिए आपको मिलता है वहां पे उगोनियम। आर्चिगोनिया उनके पास नहीं होता। देखो क्लोरोप्लास्ट तो दोनों के पास होगा, क्लोरोप्लास्ट तो दोनों के पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थैलाइड बॉडी भी दोनों की थैलाइड बॉडी ही होती है, राइट। एंड दोनों के पास कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता, दोनों के पास ही वास्कुलर टिश्यू नहीं होता। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कि ग्राफाइट के पास आर्चिगोनिया होगा, एल्गे के पास आप यहाँ पे होगा उगोनिया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब मैं और क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछूंगा बिकॉज इज ऑलरेडी टाइम। एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द प्लांट बॉडी ऑफ मॉसेस इज व्हाट? क्या लगता है आपको यहाँ पे? C. Option C. Purely gametophyte. सिर्फ गैमेटोफाइट होती है, स्पोरोफाइट नहीं होता है। C. Sir, D. B. सुनो ध्यान से option B. मुझे अच्छा मुझे ये बताओ मेन प्लांट बॉडी फंदेरा की क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक, राइट। तो इसका मतलब ये है दैट प्रीडोमिनेंट करता है यहाँ पे, प्रीडोमिनेंट यहाँ पे करेगा आपका यहाँ पे गैमेटोफाइट। So gametophyte is going to be a predominant over here. ठीक है, so gametophyte आपके यहाँ पे रहेगा predominant, right? क्या आपको स्पोरोफाइट दिखता है? The answer is yes. स्पोरोफाइट मुझे यहाँ पे दिखेगा, Yes. तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। Predominantly it is going to be gametophytic, right? With the small sporophyte, उसके साथ आपको एक स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा। So option B will be the right answer over here. तो क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे बैठ के, तब आपका इसके ऊपर हाथ बैठेगा। लेकिन वो सॉल्व करके एक बार इसे पढ़ लेना, रीड ऑल दोस थिंग। मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करने वाला था, लेकिन अभी मैं करूंगा नहीं। इसके लिए आई बी शेयरिंग द असाइनमेंट ऑन मंडे फॉर द ग्राफाइट्स, बिकॉज इवन यू हैव दिस टेस्ट ऑन संडे, तो मैं नहीं चाहता कि अभी आप असाइनमेंट उसका करो। यू लुक फॉर दिस लिंग्विड एंड वैल्यूएबल क्लासिफिकेशन, सो यू डू दैट। विल डू द असाइनमेंट ऑन मंडे, बट इतना पढ़ के आना, इतना ग्राफाइट पढ़ के आना, ताकि हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार, फिर क्वेश्चन कुछ और सॉल्व करेंगे एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द टेरिडोफाइट। संडे के टेस्ट में सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है नहीं, और लिंग्विड भी तो है। सिलेबस तो काफी पहले आपके साथ शेयर कर दिया था। Excuse me, sir. 70% आपका होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और बाकी 30% आपका होगा लिविंग वर्ल्ड। ओके ठीक है, लिविंग वर्ल्ड तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसको फटाफट बस एक बार देख लेना है तुम्हें मेनली करना पड़ेगा तुम्हारा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तुम्हें करना पड़ेगा ध्यान से, और उसका भी हम कल रिवीजन रखेंगे, सैटरडे को हम लोग उसका रिवीजन रखेंगे। हाँ जी बेटा बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप, बोलिए। आपने